हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी पीटी का जो एग्ज़ाम वो 24 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है और उसी को देखते हुए आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर आप प्रैक्टिस सेट करवा दीजिएगा। तो ये रहेगा कुछ आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपका टॉपिक वाइज भी चीज़ें करवा रहा हूँ, लेकिन तो मैंने सोचा कि चलो ये आपकी क्लास भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज से ही क्लास आपकी डेली होगी और मेरी ये उम्मीद है कम से कम 10 से 12 तो प्रैक्टिस सेट मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं और अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह के डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें जो सिलेबस के अनुसार वो चीज़ें कराई जाएंगी, फर्जी की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा नहीं आपकी करवाई जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है ये आपका यहाँ पर यूथ कंपटीशन की जो बुक है, अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार जो चीज़ें बनाई गई हैं, पीटी का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है उसके आधार पर जो आपका प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि अभी तक आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को पढ़ लिया है तो उसके साथ में अब आपका समय आता है रिवीजन का, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी को देखते हुए आपको अच्छे से पता है क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं। मैंने वीडियो इसका पूरा बना रखा और करंट अफेयर की आपकी क्लास चल भी रही है और वो भी साथ में आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। और जिनको रीजनिंग में दिक्कत आ रही है तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ, तो ये अगर एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको पता है इसमें आपके जो 15 प्रैक्टिस सेट हैं, तो ये मान के चलिए 15 प्रैक्टिस सेट तो मैं इसके करवाऊंगा ही। इसके साथ साथ में एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जिनको नहीं पता उसको फिर से बता देना हो। यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये 5 नंबर का है और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो ये भी राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, ये भी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री आपका कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है। कितना, 10 मार्क्स का आपका हिस्ट्री यहाँ पर आ रहा है। और भूगोल की बात करें तो ये 5 नंबर का है, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की है और संविधान से रिलेटेड यहाँ पर 5 नंबर का है। सामान्य विज्ञान भी ये भी 5 नंबर का है, गणित 5 नंबर का है। सामान्य हिंदी जो है ये अगर यहाँ पर देखें, सामान्य हिंदी की बात करें तो देखो एक तो हिंदी यहाँ पर ये दे रखा है, तो 5 नंबर यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा नीचे लिखा हुआ है अपठित गद्यांश। तो अगर देखा जाए हिंदी का टोटल जो मार्क्स है वो 15 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो मैं इसकी भी आपकी क्लास चलाऊंगा, अगर आप लोग इसी तरीके से प्यार सपोर्ट करते रहे तो मैं इसकी भी क्लास आपको टॉपिक वाइज करवा दूंगा, ठीक है। इसके साथ सामान्य अंग्रेजी की बात करें ये 5 नंबर का है। रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबर का है। समसामयिकी करंट अफेयर जो आपकी क्लास चल रही है, डेली आपकी क्लास होती है, तो जिन्होंने नहीं देखी उसकी ज़रूर देख लेंगे। सामान्य जागरूकता यहाँ पर अगर बात करें स्टैटिक जीके की, ये 10 नंबर आपका हो जाता है। समझ में आ गया। इस तरीके से आपका क्या है 100 मार्क्स का टोटल हो जाता है। और इसी की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो पता तो आपको बहुत पहले से है, लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ कि आपको चीज़ें बता दें। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ग्राफ का मतलब यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, डीआई से रिलेटेड है। डीआई के लिए आपको 4-5 से 4 चीज़ें अगर आ रही हैं तब उसको आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तालिका और व्याख्या ये भी आपका किसका, डीआई का रिलेटेड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और कहाँ से कितना सिलेबस आपका आना है, ठीक समझ। उसी के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर करवाए जाएंगे और आपको यहाँ पर क्या है 100 आपके प्रश्नों की संख्या होगी, 100 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। और जो पेपर आपको मिलेगा वो 1/4 का इसमें माइनस मार्किंग है, इसका भी साथ में आप लोग जारी पता करते रहेंगे, ठीक है। तो पूरा सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर लिया है और ये पूरे सिलेबस आपके जो प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा सिलेबस है, मैंने इसका टेलीग्राम पर भी डाल दिया, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज के पहला प्रश्न समझते हैं। जिन साथियों को पता है, ठीक है ना, तो आज हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट की बात करने वाले हैं। पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आपकी क्लास को शुरू किया जाता है, ठीक है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न, पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे समझेंगे, जहाँ चीज़ें समझाने वाली होंगी वहाँ मैं आप साथ में डिस्कस भी करता चलूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊँगा उसको साथ में आप लोग नोट करके चलेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक। समझ में आ गया। तो पहले प्रश्न की यहाँ पर बात कर रहे हैं और जिन साथियों को उत्तर पता है वो साथ में इसका उत्तर भी देते चलेंगे। पहला प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया, यहाँ पर देखो रुपया एक होता है रुपया और एक होता है रुपया, समझ में आ गया, नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा हिमायू, दूसरा ऑप्शन अकबर दे रहा, तीसरा ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन शेरशाह दे रहा। सभी साथी जिसको पता वो साथ में कमेंट करेगा, बाकी मैं तो इसका एक्सप्रेशन आपको साथ में बताऊंगा ही, ठीक है। समझ में आ गया। तो
आई थिंक आप लोग कमेंट साथ में कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सभी साथी इसका कमेंट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, शेरशाह हो जाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, इसका क्या हो जाएगा, शेरशाह हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रश्न को उत्तर देना है कि मध्य युग के बारे पूछा, रुपया नामक सिक्का किस शासन ने निर्गत किया था या चलवाया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शेरशाह इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। समझ में आ गया। तो आपका उत्तर आपको यहाँ बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है हसन निजमी हो जाएगा, उतबी हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा या चंद्रबरदाई हो जाएगा। तो आप सभी को साथियों को कमेंट करना है, कमेंट करके उत्तर बताना है। और फिर इसके बाद में आपको ये बताना है कि जो भी हमने जितने प्रश्न करवाए हैं उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो आई थिंक आपने उत्तर इसका दे दिया होगा। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर इसकी आपसे प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर महमूद गजनवी की बात हो रही है और इसका इतिहासकार की बात हो रही है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उतबी यहाँ पर हो जाएगा। क्या, यहाँ पर उतबी हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इसकी बात कर लेते, फिरदौसी यहाँ पर दिया है, तो फिरदौसी की बात करें तो ये क्या था, महमूद गजनवी के दरबार का ये क्या था, एक लेखक था। अगर आपसे पूछ लेता, देखो होता क्या है कि प्रश्न तो घुमा के आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपको चीज़ें सभी चीज़ पता, जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया कि महमूद गजनवी के दरबारी कौन था, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा। हो सकता है इस बार ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो आपको क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या था, ये लेखक था, दरबारी तो ये भी था, लेकिन ये इतिहास करना होके क्या था, एक लेखक था, ठीक। समझ में आ गया। इस तरीके से इसका प्रश्न क्या उत्तर हो जाएगा, 20 का बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको चीज़ें तैयार हो रही हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें साथ में। इसी तरीके से आप लोग सीखते रहें। मेरा जो एक ही उद्देश्य है कि चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखाना, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, साथ में आप सभी लोग उत्तर भी देते रहें और बाद में कमेंट करके बताएंगे कितने में से कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक। और जो भी नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ में क्या करेंगे कि अपने दोस्तों को साथ में शेयर वगैरह आप लोग करते रहा करें, ठीक है। यहाँ पर आपकी इतनी जिम्मेदारी के साथ में आपकी क्लास कराई जा रही, इतनी मेहनत के साथ में, और आप लोग इतनी कंजूसी करते हो पता नहीं किस काम के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंजूसी मत करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न है प्राचीन पतनपुहार किसके तट पर स्थित है। यहाँ पर बोला प्राचीन पतनपुहार की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, पतनपुहार की बात हो रहा है, किसके तट पर स्थित है। करा कि तामपड़ी है, कावेरी है, पेरियर है, बहगई है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर आने लगे हैं और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कावेरी तट पर ये स्थित है। किसकी बात हो रही, कावेरी तट पर यहाँ पर क्या है, स्थित है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको चीज़ें करा रही हैं इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप देखो इसको और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, या जो पुहार दे रखा है इसको आपको साथ में और याद कर रखना। हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ ले। तो काकंदी बंदरगाह इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काकंदी बंदरगाह। क्या बोला जाता है, काकंदी बंदरगाह इसको बोला जाता है। पतनपुहार को इसको बोला जाता है। तो ये भी साथ में आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। चौथा प्रश्न हो जाएगा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ज्ञानोदय का मतलब है जहाँ पर बोले कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं और नदी तट यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर इसी की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्वर सिकता हो जाएगा, पल्सनी हो जाएगा, गंगा हो जाएगा और त्रिजुपालिका हो जाएगा। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर आने लगे हैं और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिजुपालिका हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, त्रिजुपालिका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो उत्तर सही क्या हो जाएगा, त्रिजुपालिका हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करके साथ में जरूर उत्तर देते रहें। अगर आपको पता है फिर भी आप जरूर एक बार कोशिश जरूर करें, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर इन्हीं की हम बात करें थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर एक महावीर प्रसाद स्वामी की यहाँ पर बात हो रही, तो मैं चाह रहा हूँ यहीं पर आपका कुछ थोड़े से पॉइंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्या है और आप लोग नोट भी साथ में करते चलें, ठीक है। देखो महावीर का जन्म जो था ये कहाँ पर, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। अगर प्रश्न आता है कुंडग्राम में हुआ था। अगर इसकी बात करें तो इनका जो घर था वो इनका कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था, अच्छे से आपको पता होगा, तिसला था। महावीर की माता का नाम क्या था, तिसला था, ठीक है। समझ में आ गया। अगर इनकी बात करें कि
इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या प्रश्न हो जाएगा, अगर आपसे पूछ लेता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की इसी की हम बात करते हैं। अगर ये देखो पूछ लेते हैं, हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ लेते कि महावीर स्वामी प्रसाद की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई थी, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। अगर आपसे पूछ लेता कि कौन सी ईसा पूर्व था, तो 400 यहाँ पर हो जाएगा 68। कब, 468 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर ये पूछ लेता जन्म कब हुआ था, तो 540 हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नोट करना है। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हो तो जब एग्जाम आप देने जाओगे, देखो प्रैक्टिस सेट तो आपके पास भी पड़ा होगा, लेकिन उसको किस तरीके से चीज़ें तैयार करनी है, एक टीचर जब आपको कराता है तो कई सारे पॉइंट आपको सिखाता है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठे उन चीज़ों को नोट करते रहें। कथा रामायण जैसे बिल्कुल मत सुने, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स्ट्रा चीज़ें जो बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न हम लोग 5 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या बोला, जरा इसका भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, राख के टीले की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जरा हम लोग डिस्कस करेंगे, आप सभी साथी इसका कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। राख के टीले की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, राख का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो कह रहा कि बुधिहाल से है, संगनकल्लू से है, कोल्डी हवा से है, या ब्रह्मगिरी से है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगनकल्लू से। किसका उत्तर हो जाएगा, इसका संगनकल्लू से इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, आपको बेनिफिट होगा। जितना मैं आपको चीज़ें जैसे जैसे आपको तैयार करवा रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को तैयार करते रहे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो 5वें का यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगनकल्लू हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या था, कर्नाटक, ये अगर इसकी बात करें, किसकी, संगनकल्लू की बात करें, तो ये संगनकल्लू जो कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक पुस्तक राख का टीला मिला था। कहाँ पे मिला था, तो ये कर्नाटक के पास मिला था। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि राख का टीला कहाँ पर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको क्या था, देखो यहाँ पर राख का टीला आखिर क्यों मिला था भाई, राख अगर वहाँ पर बन रही तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ लोग थे उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पर के जानवरों का जो गोबर होता है उनको इकट्ठा करके उसको जला दिया गया था। जानवरों ने यहाँ पर क्या हुआ था, इसी चीज़ को यहाँ पर बताएगा, तो एक टीला टाइप का बन गया था, किसका, राख का बन गया था। समझ में आ गया। इसी चीज़ को यहाँ पर क्या हुआ है, आपको चीज़ें याद रखनी है, इसी तरीके से आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और चीज़ें क्या हुई थी, नवपाषाण काल की अगर बात करें तो यहाँ पर मानव की कब्र मिली थी। क्या मिली थी, मानव की कब्र मिली थी, और धान की खेती का प्रमाण भी यहीं से मिलता, कहाँ पर, नवपाषाणिक स्थल से। जितने भी सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर साथ में एक कोरा पेज रखें और पेन रख के साथ में नोट करते चलें। ठीक है, चलो अगले, क्योंकि देखो इसी से रिलेटेड प्रश्न बना देगा। ठीक है, और आप इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। और लेकिन PDF से पढ़ाई नहीं आपकी हो पाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए थे। यहाँ पर बात कर रहा है कि ये बताओ किस वर्ष प्रथम बार भारत में चुनाव की स्थापित यहाँ पर किया गया था। तो अच्छे से आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो चीज़ें आपको क्या है, मैंने क्या बताया कि अगर आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपको जरूर फ़ायदा जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या होगी, समस्या कहीं ना कहीं होने वाली है। ठीक है, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हो जाएंगी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व स्थापित किए थे, तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, 1892 में क्या हुआ था, आपका भारत में चुनाव के प्रथम अधिनियम यहाँ पर किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अब देखो यहाँ पे कुछ इसी से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें हैं, वो आपको साथ में याद करना है। क्या क्या पॉइंट है हम साथ में बोलते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको कॉपी में नोट करना है। क्या समझेंगे जरा। यहाँ पर करा कि किस अधिनियम के तहत प्रथम बार भारत में चुनाव के तहत प्रारंभ हुए थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1892 अधिनियम कौन सा था, भारतीय परिषद अधिनियम था। ठीक है,
अब देखो, अगर यहीं से इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 1892 की बात हो रही है, तो आपको अच्छे से पता है 1885 में किसकी स्थापना हुई थी। तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा कि सर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक समझ में आ गया। उसी के बाद क्या हुआ था, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था, और इसमें क्या हुआ था कि कम से कम 10 क्या थी, कम से कम 10 सदस्य यहाँ पर मिलकर इन्होंने चीज़ों को क्या कहता, भारत में चुनाव को प्रारंभ करने की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक समझ में आ गया। इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है। 1885 के बाद भारत कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी के बाद में क्या हुआ था, उसी के 5 और 2 7 साल बाद। अब देखो, ऐसे आपको चीज़ें याद करनी कोरिलेट करके, मतलब जब यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी के 7 साल बाद क्या हुआ था, सबसे पहली बार भारत में चुनाव का प्रस्ताव रखा गया था या प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आप लोग भाई लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा इसी तरीके से। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और बहुत अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, सभी साथी कमेंट करके भी साथ में उत्तर देते चलेंगे। जो साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास अच्छी लग रही है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप अच्छे से चीज़ों को बताते रहें, और इसके साथ साथ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो समझते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, कई सारे साथी हैं जिनका पढ़ा हुआ साथ में उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी साथी क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। देखो, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपके जो कमेंट आप पढ़ते हो वो मैं रीड करूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं बाद में कमेंट जरूर रीड करता हूं। ठीक है, तो आप लोग उससे मत परेशान होइएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य का करा कि नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत करना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करना। यहाँ पर इसकी बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ठीक है, अब जरा इसके कुछ डिटेल चीज़ें हैं वो उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह एकमात्र ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करना था। यहाँ पर क्या था, जो नमक था उस पर टैक्स लिया जा रहा था। बात समझ में आ गई क्या, किसके लिए किया गया था, ये कर लगाया जा रहा था, उसी को समाप्त करने के लिए नमक सत्याग्रह यहाँ पर चालू किया गया था। ठीक है, अब अगर यहीं पर बात करते हैं, गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ में कितने 78 कितने लोग थे, यहाँ पर प्रश्न बना सकता है। गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ में साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह कब चालू हुआ था, तो डेट सहित आपको याद रखना है 12 मार्च कितना हो जाएगा 1930 हो जाएगा। ये साथ में आपको याद करना है। पैदल चलकर कितना चले थे, तो 240 किलोमीटर ये चले थे। कितना, 240 किलोमीटर यहाँ पर ये चले थे। सभी चीज़ें आपको नोट करना है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और ये 12 मार्च को चले थे और पहुँचे कब थे, 6 अप्रैल को ये पहुँच गए थे। कब, 6 अप्रैल को ये पहुंच गए थे। कहां पर, दांडी पहुंचकर नमक इस कानून का उल्लंघन किया था। यहीं से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। समझ में आ गया। तो आपको अगर पूछ लेता नमक सत्याग्रह जो आंदोलन है वो शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी, तो आपको अच्छे से 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कितने किलोमीटर ये पैदल चले थे, 240 किलोमीटर। ठीक है, सोचिए उस समय की बात है जब इतनी कम सुविधाएं थी, तब इन्होंने 240 किलोमीटर पैदल चलकर क्या किया था, नमक सत्याग्रह के कानून को यहाँ पर इन्होंने उल्लंघन किया हुआ था। ठीक समझ में आ गया। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, अपने जो भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में यहाँ पर डिस्कस करते रहें। ठीक है, चलो भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, इंडियन होम रूल। यहाँ पर बात हो रही इंडियन होम रूल सोसाइटी की कब बस स्थापित की गई। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँ और ऑप्शन को टिक करा दूँ। मेरा मेन उद्देश्य है कि और जो ऑप्शन है उससे क्या क्या जानकारी हो सकती है, ये सभी जानकारी आपको जब पता होगा तभी चीज़ें आप यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, किस वर्ष हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी इसका उत्तर करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके उत्तर जुड़ दिया करें। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तब भी उत्तर करें। इससे ये पता चलता है कि कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो अगर पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो यहाँ आप गलत कर सकते हो लेकिन एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडियन होम रूल की स्थापना की बात कब होगी, 1905 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई समझ लेते जरा। अब देखो इसकी अगर आपसे और चीज़ें क्या क्या पूछ सकता वो चीज़ें आपको जानना है।
फरवरी 1905 में, कब की बात हो रही, फरवरी 1905 में क्या हुआ था, श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ था, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न आपका और निकल के आ गया, इसी को क्या नाम से जाना था, इंडिया हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहीं से क्या हुआ था, यहीं से एक आपका एक पत्र समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अगर आपको पता है तो साथ में कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यहीं से एक समाचार पत्र का क्या हुआ था, वहां पर एक प्रकाशित किया गया था, वो पत्र कौन सा था। तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजिस्ट एक समाचार पत्र था, वो यहीं से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब देखो यहां पर बात किसकी आ रही है, 1905 की बात है। थोड़ा सा 1905 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको अच्छे से पता होगा 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछ लेता है कि उस समय कौन वायसराय था, तो कौन से, लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको कॉपी में नोट करना, सुनना नहीं आपको है। अगर आप चीज़ों को सुनते रहोगे ना तो आपको एग्जाम में जाने से पहले चीज़ें सब आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को नोट नहीं करोगे कॉपी में, तो जाने से पहले रिवीजन कर लोगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। भाई कितनी बार वीडियो को देखोगे, ठीक है ना, मेरा मतलब ये नहीं कि आप बार बार वीडियो को देखें, एक बार वीडियो देखें और उसे जितना निचोड़ो अपनी कॉपी में लिख लें, फिर इसके बाद रिवीजन करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के चलने का समर्थन किया था। यहाँ पर जरा ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, यहाँ पर आपका गलत होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जरा समझ लेते हैं एक एक प्रश्न को, बहुत अच्छे से आपको अगर समझ के चलेंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। क्या बोल रहा प्रश्न को जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कलकत्ता यहाँ पर दे रखा, बेलगाम दे रखा है और कराची बनारस दे रखा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो और आप लोगों को उत्तर कैसे देखना, जैसे मान लो 8 का था तो 8 का डी आपको इस तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं करना कि डी आप उत्तर दे रहे हो, उस प्रश्न का नंबर और उसके बाद में उसका ऑप्शन। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि इसका सही उत्तर कौन दे रहा है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दे रखा, कह रहा है कि इसे, अच्छा ठीक है, इसका उत्तर बताना था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी उसका सही उत्तर हो जाएगा, बनारस इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो सरकार ने क्या किया था, 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी। ठीक है, और इसी के बाद क्या हुआ, 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी गई, इसी की बात हो रही है। ठीक है ना, और इसी के अगर हम इसके साथ और चीज़ों करें तो क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को, कब, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेता है स्वदेशी आंदोलन कब आया था, तो अच्छे से याद रखना डेट क्या, 1905 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर इसी की बात करें तो ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये बनारस में हुआ था। अगर ये बनारस में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। देखो मैं चाहूँ तो इसको एक प्रश्न यहाँ से बता के मैं आगे प्रश्न में जा सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि आप कम प्रश्नों को पढ़ो और उसी से जितने प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न होंगे, यहाँ पर बात हो रहा है स्वदेशी की, यहाँ पर बात हो रही स्वदेशी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी स्वदेशी आंदोलन की, गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर क्या कहता, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में समर्थन दिया था। समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बनारस में ये हुआ था। ठीक है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जरा समझते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। भाई आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा, मुझे बार बार बीच में बोलना पड़ता है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, चलो भाई जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति के मृत्यु के उपरांत दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया था, बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ पर आपको जैसे क्या है, लक्ष्मीबाई थी तो लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था, दत्तक लिया था पुत्र को। दत्तक का मतलब क्या होता है, गोद लेना। ये हिंदी का शब्द आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हिंदी का शब्द है। दत्तक का मतलब होता है जो पुत्र गोद लिया जाता है। जैसे मान लो आपके माता पिता नहीं है और आपको क्या कर लेता, आपको देख रेख के लिए आपको कोई अपने घर ले जाता, तो उसी को बोला था दत्तक पुत्र, गोद लेना। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहीं पे बात अगर हो रही तो इसका अब देखकर आपने कब्जे में ले लिया था, अब आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो जरा ऑप्शन इसके देख लेते हैं, इसके ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए गए हैं। ठीक है, हाँ भाई इसके ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर जरा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आया है, मैं अगर चाहूँ तो इसको आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको चीज़ों को सिखाना, और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं इसी तरीके से आप चीज़ों को तैयार करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब चीज़ों को तैयार कर लिया और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं, यहाँ पर बात हो रही लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें, इनका कार्यकाल सबसे पहले नंबर कब से कब तक रहा था, तो अच्छे से आपको याद रखना है 1800 कब से 48 से लेकर 1848 से लेकर 1856 तक किसका, लॉर्ड डलहौजी का क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक, समझ में आ गया। इसी के अगर हम इसको बात करें, यही एक ऐसे कौन थे, इन्होंने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपसे प्रश्न पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करने वाला कौन वायसराय था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर हो जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या बोलते हैं, हड़प नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड़प नीति बोलते हैं। दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, आपको याद रखना 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल था, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर इन्हीं के तहत क्या एक नियम लागू किया था, हड़प नीति। हड़प नीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। समझ में आ गया। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, अच्छा, इसी के तहत, इस नीति के तहत क्या था, भारतीय राजाओं के पुत्र ना होने की स्थिति में गोद लेने का अधिकार नहीं था, अतः अंतरराज्य का विलय कर दिया जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सभी साथी आप कॉपी में नोट करते चलें, आपको बेनिफिट जरूर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है इसमें आपको कुछ भी बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, मैं आपको पहले बता रखा हूँ, यहाँ पर इतनी मेहनत से आपकी क्लास ये करवाई जाती है। ठीक है ना, चलो भाई समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से एक एक पॉइंट अच्छे से, देखो मेरा टारगेट ज़्यादा प्रश्नों को करने का नहीं है, मेरा टारगेट है कि जितने भी प्रश्न आप पढ़े उतना सॉलिड पढ़ें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत यहाँ से ना हो। ठीक है, चलो समझते जरा। करा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और आपका इस नदियाँ आपकी आनी है। ठीक है ना, ज्योग्राफी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आपकी देखो 5 नंबर का यहाँ पर हिस्ट्री था और 5 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन था, तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आती है यहाँ पर ज्योग्राफी की बात। देखो ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया, और बर्ड ज्योग्राफी भी आनी है, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें नदियाँ की आनी है। ठीक है, चलो समझ लेते जरा। यहाँ पर क्या प्रश्न बोला, एशिया की सबसे लंबी नदी यहाँ पर कौन सी है, तो आपको उत्तर यहाँ पर आपका आ जाना चाहिए। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी के यहाँ पर उत्तर आने लगे हैं, और जो साथी 11 का सही उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, आप जरा समझेंगे। यांग, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए अगर बात करें, तो यहाँ पर कौन सी यांग टीसी नदी, या इसको यांग टीसी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांग टीसी नदी बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। अब देखो ये नदी आ गई, इसके कुछ चीज़ें आपके इसके बारे में जानना जरूरी है। कौन कौन सी हो सकता है भाई, एग्जामिनर का दिमाग घूमे और एग्जामिनर क्या करे, कुछ आपसे लंबाई पूछ सकता है। ठीक है ना, तो जरा समझ लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांग टीसी है। कहाँ, आप जरा समझते हैं इसके और पॉइंट क्या हो जाएगा। देखो अगर इसकी हम बात करें, इसका जो बहाव क्षेत्र है क्या है, इसका बहाव क्षेत्र कितना, मतलब एरिया है, इस कितने एरिया में ये क्या नाम क्या करती है, बहाव है इसका, तो 89 8,915, कितना 8,915, ये कितना हो जाएगा, मील है। ठीक है, 8,915 मील का इसका बहाव का क्षेत्र है, मतलब ये एरिया को घेरती है। ठीक, समझ में आ गया। यह विश्व की तीसरे सबसे लंबी नदी है। कौन सी है, समझ में आ गया। यह विश्व की क्या है, सबसे तीसरी लंबी नदी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे लंबी तीसरी नदी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर यही नदी है। नील और अमेजन प्रथम और द्वितीय स्थान पर। आप जरा समझ लेते हैं यहाँ पर जो देखो हमने क्या बताया, अगर आपको चीज़ें अच्छे से पता हैं तभी आप कर पाओगे। कैसे, जरा समझो। अगर ऑप्शन में यहाँ पर नील नदी दिया होता, या आपका क्या दिया होता, अमेजन नदी दिया होता, कौन सा, अमेजन नदी दिया होता। जगह कम है इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहले नंबर पे कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी पहला पे, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगी, अमेजन नदी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, यांगत्सी नदी हो जाएगी। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, ये कौन सी, एशिया की सबसे लंबी नदी यहाँ पर। ठीक है, आपको याद हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। दूसरे नंबर पे अमेजन है। तीसरे नंबर पे यांगटीसी है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर आपको क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि तीनों चीज़ें आपको याद हो गई। अब तीनों अगर ये याद हो गई तो आपको कोई सा भी प्रश्न पूछ ले और ये प्रश्न आएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर चीज़ें आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आपने और भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा, इस तरीके से कोई सॉल्व नहीं करा रहा होगा। ठीक, क्यों? जब उनको केवल मेन उद्देश्य है उनका व्यूज़ बढ़े। मेरा उद्देश्य ये नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो बस, और इसका कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया। तो एशिया की सबसे पहली नदी कौन सी है? नील नदी है, दूसरी अमेजन है, और अगर तीसरी की बात करें तो कौन है? यांगटीसी है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आप चीज़ों को नोट कर रहे हो, साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हो, तो आपको बहुत फिर से मज़ा आएगा। अब जब ये चीज़ें नोट कर लोगे और नोट करने के बाद में आधे घंटे का समय निकाल के आप रिवीजन कर लोगे, आपको चीज़ें एकदम से याद हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा समझते क्या करा कि बृहत ज्वर आता है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें समझ लेते हैं। बृहत ज्वर का मतलब क्या होता है यहाँ पर अगर बताएं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सागर होता है, सागर का जो तल होता है, बृहत ज्वर का पहले मतलब समझ लेते हैं भाई। जब तक आपका उसका मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक चीज़ें कैसे कर पाओगे। यहाँ पर अगर बृहत ज्वर आता है, ज्वर का मतलब देखो बुखार होता है, वैसे बुखार फीवर होता है ना, लेकिन अब यहाँ समझना है यहाँ पर इसका मतलब क्या दे रखा है। देखो होता क्या है, जो समुद्र तल होता है, सागर का जो तल होता है, उसके ऊपर से जब उठ के ऊपर जल चलने लगता है उसी को बोला जाता है बृहत ज्वर होता है। तो ये पूछ रहा है आखिर ये किस कारण से होता है, आपको इसका उत्तर बताना है और सभी साथी इसका कमेंट करके उत्तर बताएंगे कि सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बृहत ज्वर कब आएगा, यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तभी क्या होता है, आपका बृहत ज्वर आता है। ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर आप नोट कर रहे हो, बस आपको इतना लिखना है, बृहत ज्वर आता है, आगे डैश करके लिख लेना है, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं तब आपका बृहत ज्वर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना। देखो एक चीज़ और आपको मैंने क्या बताया, आप अगर कॉपी पेन साथ में लेके बैठे तो चीज़ों को आप अच्छे से याद कर पाओगे, आप नोट कर लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। बोला कि बृहत ज्वर आता है, वैसे मैंने आपको बताया सूर्य चंद्रमा, इस ऑप्शन के अगर तरीके से देखा जाएगा तो ऑप्शन के तरीके से क्या हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आपका ये होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको ऑप्शन के तरीके से तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चीज़ और बता रही हूँ। यहाँ पर देखो आपको सूर्य तथा चंद्रमा दे रखा है, यहीं पे एक चीज़ आपको और याद कर लेनी है कि साथ में क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। क्या? पृथ्वी। ये जब तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तब आपका आता है बृहत ज्वर आता है। समझ में आ गया? ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी। अब देखो समझ दे जरा इसी को, अब इसी को और क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, किस नाम, हो सकता है जानवर आपसे दूसरे यहाँ पर पूछ ले। तो यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिजगी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको क्या बोलते हैं, सिजगी इसका बोला जाता है। इसी को दूसरी नाम से क्या बोलते हैं, युति व्युति बोलते हैं। सभी साथी इसको नोट करेंगे कॉपी में, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आने वाला आपको। ठीक है, तो बृहत ज्वर कब आता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब आपका आता है बृहत ज्वर आता है। अब इसी को किस नाम से जानते हैं, सिजगी नाम से जानते हैं, और दूसरा क्या, युति व्युति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो जरा समझ लेते हैं, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है इससे चीज़ें आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझ में आ जाए। देखो यहाँ बृहत की बात हो रही थी, अब अगर यहाँ पर बृहत की बात आ रही तो यहाँ पर इसका जो आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये स्थिति कब होगी, तो ये स्थिति कब होगी, जब लघु वाला बनेगा। कौन सा? लघु ज्वार जब आता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाती है। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या किया है, पृथ्वी इन्होंने छोड़ दिया है। समझ में आ गया? तो यह क्या करती है, जब समकोण बनाती, समकोण का मतलब क्या होगा, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब आपका क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो जब बृहत ज्वर आएगा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक साथ सीधी रेखा में होंगी, और जब लघु ज्वर होगा, सूर्य तथा चंद्रमा और पृथ्वी क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। ठीक है, जो मैंने चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बताई हैं ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। एक एक पॉइंट अगर आप चीज़ों को लिख रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपका पीटी जरूर निकलेगा अगर इस तरीके से आप चीज़ों को तैयार कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? इतने कम समय में मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। प्रश्न तो आपके 12 कंप्लीट हुए हैं, लेकिन कम से कम 30 से 40 प्रश्न मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी तक यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे सभी साथी यहाँ पर ध्यान से, क्या प्रश्न यहाँ पर होने वाला है भाई। चलो समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है, अगर आपको पता है तो आप साथ में ऑप्शन देते चलें, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन तो करूँगा ही। ठीक है, और भाई जिनको अगर लगता है
कि अगर समझ में नहीं आ रहा है या आपको जिनको लग रहा है कि भाई यहाँ से हमारा फ़ायदा नहीं है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हो, समझ रहे हो, तो मेरे बताए तरीके से आप चलोगे तो आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम जरूर निकलेगा और पीटी का तो जरूर निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा पीटी एग्ज़ाम में रखा ही क्या है, ठीक है। लेकिन चीज़ें क्या आप उनको पढ़ना ही नहीं चाहते हो, करना ही नहीं चाहते हो। टीचर इतनी मेहनत से क्लास को करवाता है, आप करना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक। आपको लगता है कि सब मुझे आ रहा है। सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की, उसको लगता है मुझे सब आता है, ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं जरा। यहाँ पर कह रहा भारत में प्रवेश द्वार करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। समझ में आएगा। सभी साथी इसका कमेंट करके उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी साथी इसका कमेंट करेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। अब मैं देखो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑप्शन लगा के इसको आगे बढ़ता जाऊँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और जो साथी मेरी पिछली क्लासेस देखे हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पर बात किसकी हो रही, पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है। समझते जरा एक एक पॉइंट को अच्छे से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं ये कहाँ बनते हैं, भूमध्य सागर में बनते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। अब जरा इसको समझ लेते हैं डिटेल में, यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ें और याद रखनी है। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। अब इसी की अगर बात करें, भारत के उत्तर और पश्चिम में, कहाँ पर, उत्तर और पश्चिम भाग में शीतकाल होने वाली वर्षा का संबंध जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से उत्पन्न पश्चिम विक्षोभ से होता है। यानी कि यहाँ पर जो ये भूमध्य सागर जो है ये कहाँ पड़ता है, उत्तर और पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर और पश्चिम में पड़ता है। इसी के साथ में क्या होता है, शीतकाल, जब शीतकाल आता है वहाँ पर वर्षा का संबंध जो होता है उसी के संबंध को क्या बोला जाता है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। और वो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ संबंधित होता है, भूमध्य सागर से। हो सकता है इस बार एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करे और यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन हटा के ये दे दे उत्तर पश्चिम, तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ होगा, उत्तर पश्चिम में होगा। इसका तो आपको लोग उत्तर दे सकते हो, ठीक है। अब अगर इसी की बात करें तो ये क्या होता है आपको थोड़ा सा समझ लें। अब जैसे ये वर्षा जो होती है, ये वर्षा भारत में जब पहुंचती है तो रबी की फसल जो होती है इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब रबी की फसल जितनी भी होती हैं पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, इनमें हमारे जो भारत में बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसकी अगर बात करें कि इससे फ़ायदा क्या होता है, जो रबी की फसलें होती हैं आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पर बेनिफिट होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं आप प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, जिससे कि और साथियों यहाँ पर फ़ायदा हो सके। देखो भाई मैं यहाँ पर फ्री क्लास को अगर चला रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये है केवल और केवल कि मेरी क्लास उन बच्चों तक पहुँचे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं या जो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पढ़ने का उनकी सुविधा नहीं है। तो आप लोगों का क्या दायित्व बनता है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जिससे लोगों को सीख सकें। भाई आप भी तो कहीं ना कहीं पुण्य कमा रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर चीज़ों को कर रहा हूँ तो आपको क्या लगता है कि आपकी चीज़ें ऐसे तैयार हो जा रही हैं, ऐसे नहीं तैयार। बहुत चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती हैं, इसके बाद आपको क्लास को बनाना पड़ता है, तब आपकी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या हो जाएगा, समझेंगे सभी साथी। भारत अव्यवस्थित है, तो यहाँ पर कह रहा है भारत कहाँ पर अव्यवस्थित है। तो देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्ट ही, क्योंकि अभी आपको कई सारे प्रश्न यहाँ पर कराने, ये सीधे सीधे आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसका भारत जो अव्यवस्थित है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा और 37 हो जाएगा। और देशांतर की बात करें 68 हो जाएगा और 95 पूर्व के मध्य हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखो। अब अगर ऑप्शन आप देखोगे तो बिल्कुल सेम मिल रहा है, यहाँ पर देखो सेम मिल रहा है, ये सभी ऑप्शन सेम है। लेकिन आपको यहाँ पर उत्तर याद रखना है, भारत की जो कहाँ पर उत्तर में स्थित है, और ये क्या है, उत्तर से लेकर कहाँ तक, पूरब जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। इस तरीके से करना है, उत्तर से उत्तर याद रखना है, उत्तर से क्या याद रखना, उत्तर याद रखना है, पूरब से पूरब याद रखना है। अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से मिलता है तो अगर आपको चीज़ें नहीं भी याद हैं तब भी आप कर सकते हो। मैंने क्या इसकी ट्रिक बताई है, अगर पूछते तो उत्तर से उत्तर और पूरब से पूरब। देखो जैसे उत्तर से शुरू हुआ उत्तर पे ख़त्म हुआ, पूरब से शुरू हुआ पूरब पे ख़त्म हुआ। इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी भारत की बात हो रही, थोड़ी सी भारत की बात कर लेते हैं कि अगर हम आपसे पूछ ले भारत जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से स्थान पर है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, 7वें स्थान पर। अगर पूछ लेता है कि जनसंख्या में कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, चीन है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है।
चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग तैयार करते चल रहे हैं और ये क्लास आपकी बहुत अच्छी क्लास चल रही है। इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें और आपकी डेली क्लास होगी यहाँ पर, ठीक है। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। जितना आपने पढ़ रखा है आप प्रैक्टिस करने के लिए केवल क्लास को पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले पढ़ा है तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट वगैरह साथ में करते रहें। डेली अपने नए दोस्तों को जोड़ना है। समझे जरा ध्यान से यहाँ पर क्या बोल रहा है। कह जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के वालों को जनसंख्या सकल आबादी को कितने प्रतिशत यहाँ पर कर दिया गया है। एक से एक प्रश्न यहाँ पर जनगणना की बात हो रही। जनगणना से आपके 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में आपको चीज़ें मिलेंगी देखने को, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करेंगे और 15 की जब आपका उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो जनगणना के 2014 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की सकल आबादी जो कितने प्रतिशत है, तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 31% यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कितना, 31% यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई जो समझाने लायक होगा उसको मैं समझा दूंगा। जो लगेगा कि इसी तरीके से प्रश्न है तो आपको यहाँ पर कम समझाऊंगा क्योंकि आपके अच्छे प्रश्न हैं वो पूरे कंप्लीट कराना मुझे, ठीक। समझते जरा यहाँ पर कह साख LDC दिया जाता है। यहाँ पर जरा ध्यान समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। देखो अगर यहाँ पर बात करें साख, पहले नंबर पर जान लेते साख होता क्या है। अगर आपको ये पता तो अच्छे से कर पाओगे। देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही, साख की बात हो रही। साख का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। अब देखो क्रेडिट कार्ड जो होता है इससे क्या होता है, हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। भाई अगर आपको पता है इसमें क्या होता है, आयातकर्ता द्वारा तो दिया जाता है, ठीक है। जो चीज़ें आयात आपको करनी होती है उसी की चीज़ें होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है तो क्रेडिट कार्ड अगर पता, साख पत्र का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। और क्रेडिट कार्ड कौन करता है, आयातकर्ता होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहें। आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास नगर निगम स्थापित कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास नगर निगम कहाँ पर स्थापित है। सभी का उत्तर यहाँ पर आना चाहिए। जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथ में कमेंट करके आप लोग उत्तर बताते रहें। अगर आपको ये प्रश्न नहीं पता है इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सभी साथी कमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर जिन साथियों ने, अब जरा आप समझेंगे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास नगर निगम की जो स्थापित है वो कहाँ पर है। तो जिन साथियों ने 17 का ए उत्तर दिया है, किसका, 17 का जिन्होंने ए उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। तो समझ में आ गया। आप लोग कानपुर में रहते हो, कानपुर में रहते हो या किसी भी शहर में रहते हो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। और कानपुर वाले जो कानपुर में रहते हैं उनको तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या बोल रहा है, समझेंगे जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 बोला राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नेशनल प्लानिंग की बात कर रहे हैं या रोलिंग प्लान की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये चीज़ें कब यहाँ पर हुई थी। समझ में आ गया। तो अगर इसकी हम बात करें, अच्छे से आपको पता है कि रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो अच्छे से आपको पता है, यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया भी है कि अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन का प्लानिंग किया गया था। समझ में आ गया। अब जरा समझ लेते हैं कुछ चीज़ें और इससे एक्स्ट्रा समझ लेते हैं। देखो अगर आपसे पूछ लेता है कि ये रोलिंग प्लान जो था किसके द्वारा इसको क्या किया गया था, किसके द्वारा इसको मतलब प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुन्नार मॉडल द्वारा। किसके द्वारा, गुन्नार मॉडल के द्वारा, इसको मेडल के द्वारा क्या किया गया था, इसको प्रस्तावित किया गया था। समझ में आ गया। तो क्या रोलिंग प्लान अगर पूछ लेता है किसके द्वारा प्रस्तावित था, तो गुन्नार मेडल के द्वारा क्या था। अब देखो यहाँ पर अचल योजना को भारत में प्रथम बार जनता द्वारा, अब देखो आपसे पूछ लेता है ये कब लागू कब किया गया था। अगर सन पूछ लेता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1978 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है कि जनता सरकार द्वारा 1978 में रोलिंग प्लान की अवधारणा क्या की गई थी, लागू की गई थी। ठीक है, कब, 1978 में। ठीक है,
तो भाई आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें। इसी तरीके से बहुत अच्छी क्लास आपकी चल रही है और इसी तरीके से अगर प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रहे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। मैंने जो आपको वादा किया था कि आपके पूरे के पूरे जो यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन वो कब, जब आप अच्छे से चीज़ों को करोगे तब मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा ना। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करोगे भाई, लाइक शेयर आप लोग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलो भाई समझ लेते हैं जरा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं कि मैं ज़्यादा प्रश्नों को करवाऊँ। मेरा उद्देश्य है जितना आपने पढ़ा है उसको सॉलिड पढ़ के जाएँ, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके दिमाग में चलता है कि सर मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन मुझे वहाँ कन्फ्यूजन बना रहा। कन्फ्यूज इसलिए बना रहा क्योंकि आपने बार बार चीज़ों को रिवीजन नहीं किया। भाई जब तक किसी चीज़ का आपको पढ़ने के बाद में रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे भाई, ठीक है ना। मैं यही बात अपने ऑफलाइन बच्चों को भी बताता हूँ तो आप लोगों को भी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। चलो समझिए जरा। यहाँ पर क्या बात हो, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ये आप पॉलिटिक्स उसकी बात हो रही है, यहाँ पर किसकी, इकोनॉमी की बात हो रही है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, यहाँ पर कमेंट करके क्या प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित मुद्रा में मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है यहाँ पर है। तो जो साथी यहाँ पर 19 का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। क्या M3 कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, समझ में आ गया। तो यहीं पे अगर क्या बोले M3 को मुद्रा मूर्ति का विस्तृत माना जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो मेरा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आए। हो सकता है इस बार फार्मूला पूछ ले तो क्या हो जाएगा, M3 इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, M1 प्लस क्या हो जाएगा आपको, बैंकों की सावधि जमा, बैंकों की सावधि जमा हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। समझ में आ गया, ये इसका क्या है फार्मूला है। तो अगर पूछता है कि मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप क्या है तो M3 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट प्रश्न याद रखना है और आपको ज़्यादा परेशान यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छा क्लास आपकी चल रही है। इसी तरीके से आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और भाई कम से कम अपने डेली 5-6 दोस्तों को डेली लाइव क्लास में लाइएगा और उनको ये बताइए कि डेली क्लास आपकी चलती है, ठीक है। इसलिए और जिन साथियों को दिक्कत होती, पता नहीं चल पाता क्लास कब होती, देखो मुझे जब टाइम मिलता तब मैं क्लास करवाता हूँ। मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है और टाइम चीज़ें फिक्स करने का मतलब क्या है कि आपको पढ़ने से मतलब है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां से मैं क्लास को शुरू होने से पहले क्लास को वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। लिंक के द्वारा आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक। चलो समझते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित किससे है, भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण वो किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण जो है, देखो योजना आयोग नहीं होगा, रिजर्व बैंक नहीं होगा। अब देखो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलेगा कि भाई रिजर्व बैंक होगा, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब होता है कि इकोनॉमिक जो सर्वे होता है वो कौन सी संबंध, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको चीज़ें मैं समझा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बहुत अच्छे चीज़ें समझ में आए, ठीक। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को कर पाओ, ठीक है। ये प्रश्न आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जरा समझेंगे ध्यान से। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहें, एक एक अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें टाइम लगेगा, मैं एक एक चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य चीज़ों को आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 21 बोला, भारत में स्थानीय शासन के द्वारा संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए, उन्हें कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जब तक आपने अच्छे से इनको नहीं पढ़ा होगा तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे, ठीक। कैसे नहीं कर पाओगे जरा समझ लें। यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। सभी साथी इसका कमेंट करेंगे, जिसको इसका आंसर पता है वो साथी कमेंट करेंगे 21 का कौन सा कमेंट 21 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो साथी यहाँ पर आपको कैसे याद कैसे करना है, ठीक है भाई। देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको याद करने का तरीका भी पता होता है लेकिन आप कोशिश नहीं करते हो। कोशिश नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है। चलो समझ लेते जरा। यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर पे आपको करना क्या, काला क्रम के अनुसार इनको लगाना कि कौन सा क्रम जो है सबसे पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, किसके चीज़ें कब क्या हुई थी, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करें तो आपको क्या याद रखना है। अगर आपको कोई सा पॉइंट याद है तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको पॉइंट नहीं याद है तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। देखो अब जैसे अगर हम बात करें, आपको अच्छे से याद होगा
कि जेके अशोक मेहता जो समिति थी, किसकी बात हो रही है? अशोक मेहता जो समिति थी ये कब आई थी? आप सभी लोगों का उत्तर यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको कराया भी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पर अशोक मेहता जो समिति थी शायद मेरे हिसाब से 1957 में आई थी। कब आई थी? अशोक मेहता जो समिति थी 1957 में आई थी, मुझे कंफर्म नहीं याद है लेकिन 1957 में आई थी। पहले नंबर मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। अब देखो, जब आपने जैसे ही देखा तो आपको देखो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हुआ, कट हो गया, और ये ऑप्शन क्या हुआ, कट हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, अगर आपको एक पता है तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अशोक मेहता जो समिति थी इसका गठन कब हुआ था? या 1957 था या 77, कुछ ऐसे करके है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। अगर जिस साथी को पता है कि अशोक मेहता की समिति की गठन कब हुआ था वो कमेंट करके बताएगा। वैसे या तो 1957 या 77 दोनों में से मुझे कोई एक लग रहा है, कंफर्म मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर पहले नंबर पे इसको हम मान के चलते हैं और अगर याद आ जाता तो उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद में क्या है, अब देखो इसके हिसाब से देख लेंगे। जेके केवी राय की जो समिति थी ये कब आई थी भाई? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आया था आपका 1985 में। कब आया था? 1985 में ये आया था। ठीक है, अब देखो याद आ गया मुझे। अशोक मेहता जो समिति थी ये 1977 में आई थी। कब आई थी? 1977 में। इसको आप लोग कट कर देंगे, ये 1957 नहीं होगा, 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी और 1985 में आपकी जेके राव समिति। ये आपके प्रश्न आ सकते हैं, या तो मैचिंग में पूछ लेगा या आपसे मैचिंग में नहीं पूछेगा तो किसी भी दूसरे तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से प्रश्न आपको क्या करना है, याद करना है। चलो भाई, अच्छे प्रश्न की हम लोग, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं, इसी की डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रश्न, अभी 2 प्रश्न और डिस्कस करने के उसमें रह गए। ठीक, समझ में आ गया? चलो भाई, अब देखो एक किसमें और दे रखा समी पीके युगथन दमी, क्या दे रखा? पीके थुंगन समिति जो है, अगर इसकी बात करें तो ये कब आपका आया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 86 होगा शायद। इसका कितना होगा? इसका 1986 होगा। ठीक, समझ में आ गया? और ये जो नहीं गलत हो गया भाई, ये जो है ये 1986 में आया था और ये जो अंतिम वाला है ये आपका आया था 1988 में। ठीक, समझ में आ गया? थोड़ा सा जगह कम है लेकिन आपको उत्तर याद रखना। मैं फिर से इसको इरेज करके इसको उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको क्या करें, कॉपी में नोट कर लें और ईयर ज़रूर लिख लें यहाँ से। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, समझते जरा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या बोल रहा है? सभी साथी कमेंट करके जरूर उत्तर अपने कमेंट करके बताते रहेंगे और लाइक शेयर वगैरह आप लोग करते रहें। भाई इतनी कंजूसी किस बात की हो रही है? और आप लोग क्लास को छोड़ के मत जाया करो, आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास करवाई जा रही है, फिर आप बाद में बोलोगे सर सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा आपने इस चीज़ के लिए? क्योंकि आपने उस चीज़ में मेहनत ही कितनी की है। ठीक है ना? उन लोगों से पूछो जो 20 प्रैक्टिस से 25 सेट प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा इसीलिए मैं इतने डिटेल्स में करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है भाई, इसका सभी लोग उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर 22 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो संविधान संशोधन जो नियम है ये कहाँ पे लाया जाता है? ये लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, दोनों में हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे एक प्रश्न और आपसे पूछ लेता है कि संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो सही अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 368 हो जाएगा। ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक, क्या हो जाएगा? 368 हो जाएगा। अब देखो जो भी प्रस्ताव होता है ये संसद में लगाया जाता है। कहाँ पर? संसद में। और संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा क्या है? दोनों सदन में आपका आ जाता है। ठीक, समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर बोल देखो संशोधन था, लेकिन अगर धन के लिए पूछ ले, धन विधेयक जो है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है धन विधेयक कहाँ से पारित किया होता है, तो वो होता है आपका लोकसभा में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने जो बताया ये साथ में आपको नोट करना कॉपी में अपनी। ठीक है, और हाँ, जितने भी बच्चे मेरे ऑफलाइन में पढ़ते हैं मुझसे, उन सभी को कॉपी में नोट करना है। जब मैं क्लास में आऊँगा तो आपकी कॉपी चेक करूँगा कि आपने इस चीज़ को नोट किया कि नहीं नोट किया है। देखो अगर आप पीटी का पेपर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पीटी का पेपर नहीं भी दे रहे हैं तब भी चीज़ें आपकी काम की हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है,
चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। शून्यकाल पूछ रहा है, संसदीय व्यवस्था शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? सभी लोग उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें 23 का, आप लोग उत्तर करेंगे क्या हो जाएगा। देखो ना तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ना जापान से लिया गया है, और ना दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन बात आती है सर ये लिया कहाँ गया था आखिर? ठीक है, तो समझ इसकी बात करते हैं। ये अपने भारत का ही है। कहाँ का है? शून्यकाल कहाँ से है? भारत का है। ये भारत की देन है और इसको क्या कर दिया गया? शून्यकाल इसको दे दिया। अब जरा समझ लेते हैं शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल का मतलब क्या होता है? शून्यकाल जो होता है इसको मतलब क्या होता है? प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने का मध्य का समय शून्यकाल होता है। मतलब प्रश्नकाल, जो प्रश्नकाल होता है, और कार्यक्रम मतलब प्रश्नकाल, ये होगा प्रश्नकाल, और कार्यकाल, इन दोनों के बीच का जो होता है इसको बोलते हैं शून्यकाल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो इसका आपसे समय पूछ सकता है कि भाई शून्यकाल का समय बताओ। तो शून्यकाल का जो समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। कितना होता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में क्या होता है? शून्यकाल होता है। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जितने सारे मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप पीटी एग्जाम का कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हो आप अगर इतनी डिटेल्स नहीं रखोगे। मैं फिर से बता दूं, कई सारे यूट्यूबर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप कोई आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा तो आप मुझे भी बताएं कि सर आपके ज़्यादा ये मेहनत कर रहा है। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको चीज़ें पता हों। चलो समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है, और कहीं भी इसमें शून्यकाल का, ये अगर आपसे पूछ लेता है, कहीं भी भारतीय संविधान में शून्यकाल का उल्लेख आपका नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ शून्यकाल का से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि भाई शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये किसी भी देश से नहीं लिया गया है क्योंकि हमारे संविधान में ही नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार भारत ने इसको क्या है, इसको बना लिया है। ठीक, अगर भारत ने बना लिया तो भैया इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 12 बजे से लेके 1 बजे का बीच जो समय होता है उसी को बोलते हैं शून्यकाल बोलते हैं। अब ये शून्यकाल जो समय होता है इसमें क्या होती है, प्रश्नकाल का समय और कार्यक्रम के इन दोनों के बीच का जो समय होता है यही आपका क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। ठीक है तो कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 23 का जो साथी यहाँ पर डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलो भाई समझ लेते जरा। यहाँ पर मैंने जितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा अगर करवाई हैं, अगर आपको क्लास थोड़ी भी सी समझ में आ रही है कि सर आपकी जरा जो जानकारी दी जा रही है बिल्कुल ही स्पष्ट है और बहुत क्लास में मज़ा आ रहा है, तो आप लोग बहुत मज़ा आने वाला अगर इस तरीके से चीज़ों को आपको करते रहे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्लास आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यहाँ पर क्या बोला, कह रहा भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है। आपसे सही वाला पूछ रहा है कि सही कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे, और अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है तो यहाँ पर बहुत चीज़ें आप उत्तर सही दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करता है नागरिकता की, तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता कह रहा है, राज्य की नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की नागरिकता। तो 24 का जो साथी यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता क्या कहलाती है, यही इसकी विशेषता है। अब जरा यहाँ पर नागरिकता जो शब्द आया गया है, ठीक है, नागरिकता शब्द जो आया है इसके चीज़ें डिटेल्स में और समझ लेते हैं। मैं जितनी चीज़ें नोट करा रहा हूँ, आप प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना चाह रहे हो तो आप चीज़ों को नोट करें, कॉपी में नोट करें ज़रूर। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो बाद में वीडियो को देख के नोट को जरूर करें कॉपी में। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलो जरा समझ लेते चीज़ों को। यहाँ पर देखो नागरिकता की बात हो रही, नागरिकता की जब बात होती तो आपसे अनुच्छेद पूछ लेता, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 2 से लेकर कितना सॉरी, अगर यहाँ पर अनुच्छेद 2 नहीं हो जाएगा, भाग की बात करें, किसकी, भाग की, तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा, भाग ये हो जाएगा 2। अनुच्छेद सॉरी नागरिकता कौन से भाग में, 2 में है। अगर पूछ लेता भाई इसका अनुच्छेद बताओ, तो 5 से लेकर कितना, 11 तक, 5 से लेकर 11 तक क्या आ जाएगा, आपकी नागरिकता आ जाएगी। ये प्रश्न आया हुआ है और इसीलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगर ये पूछ लेता है एकल नागरिकता का प्रदान कहाँ से लिया गया है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है तो ली कहाँ से की गई है, कौन से देश से ली गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, नागरिकता कौन से भाग में, इसका सही उत्तर क्या होगा, भाग 2 होगा। अगर पूछ लेता अनुच्छेद कौन सा है तो 5 से 11 हो जाएगा। अगर ये पूछ लेते एकल नागरिकता कौन से देश से ली गई है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो
एक ही प्रश्न में मैंने कितने सारे पॉइंटों को डिस्कस कर दिया है, आप मानोगे नहीं, कम से कम 60 से 70 80 प्रश्नों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने जो कॉपी में नोट करे उनको पता चल रहा होगा कितने सारे प्रश्नों को मैंने साथ में डिस्कस किया हुआ। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या बोल रहा है जरा समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, कह रहा संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को सीखा है तो बहुत अच्छे से आप इसका उत्तर दे सकते हो। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, लेकिन पीडीएफ के सारे आप लोग मत रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर कॉपी में नोट करते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला और चीज़ों को आप सीखोगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्लास अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा जो आपको लग रहा है कि सर के द्वारा कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, डेली शेयर करें। एक दिन नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, 3 नहीं, लेकिन चौथे दिन जरूर देखेगा कि भाई ऐसा कौन से सर हैं जो डेली क्लास को ले रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं। कर आप प्रांतीय संविधान समिति के यहाँ पर अध्यक्ष की बात कर रही है, तो जो यहाँ साथी 25 का डी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। किसकी बात हो रही, 25 का डी जो साथी यहाँ पर उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उनके भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र की बात है तो ये कौन थे, नियम समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, नियम समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो भैया सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के भी थे और संचालन समिति के भी यही थे। क्या थे, संचालन समिति के, साथ में आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, संचालन समिति के भी क्या थे, यही थे। आपको दोनों याद रखना, हो सकता है संचालन समिति पूछ ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू को आपको क्या याद रखना, एक तो ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संघ समिति के अध्यक्ष थे। और दूसरा क्या थे, ये थे राज्यों के लिए जो समझौता होता था इसके भी अध्यक्ष होते थे। क्या, राज्यों के लिए समझौता जो होता था उसके भी अध्यक्ष थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखो बात किसकी आती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो ये कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि इसको क्या बोलता है, ड्राफ्ट कमेटी बोला जाता है। इंग्लिश में जो लोग सीखना चाहे उसको सीख लगते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है। तो प्रांतीय वाला याद हो गया, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष का। अब देखो प्रांतीय समिति के बाद में इन्हीं को सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक और दिया गया, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप सोचो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में 6 से 7 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष की बात करा, सरदार पटेल हो जाएंगे। सरदार पटेल और कौन और किसके थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे, नियम समिति के थे और संचालन समिति के थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे, संघ समिति के थे और राज्यों के बीच जो समझौता था उसके होते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर किसके थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीके सीखा है तो आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हो। और इसी तरीके से अगर आप प्यार आप सपोर्ट अपना बनाए रखें, मेरी कोशिश है कि पूरी जानकारी आपको दी जा सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है उसका आपसे पूछ रहा है कि क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, पिछले 1 घंटे से लगातार मैं बोल रहा हूँ, लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्लास को छोड़ के मत जाया करिए। आप लोग तो कम से कम इधर भी जा भी सकते हो, मैं तो लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये लापरवाही मत करिएगा। अगर कोई मेहनत करता है, देखो अगर कोई मेहनत करता है तो उसका साथ दो। अगर साथ नहीं दोगे तो क्या होगा, अभी जैसे बीच में क्लासें नहीं चल रही थी तो क्लासें नहीं होंगी, फिर ऑफलाइन तो मेरा ऑप्शन है, तो ऑफलाइन तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है ना, तो ऐसा मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं क्लास चले तो आप लोग बाद में कमेंट किया करें, क्लास होने के बाद में, जो लोग बाद में क्लास को देखते हैं साथ में कमेंट भी किया करें। हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, तो जो सभी साथी इसका, जो साथी 26 का बी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। कौन सा बी उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, हमारा जो रक्तदाब होता है वो क्या होता है, ये अधिक होता है किससे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर आप चीज़ों को याद नहीं करोगे तो आपका कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। अब देखो रक्तदाब की बात हो रही, एक आपको याद रखना 120 और 80 होता है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, 120 और 80 इसका रक्तदाब हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
चलो अच्छा, अगर आपसे पूछ लेता है ब्लड प्रेशर को मापा किससे जाता है, अगर आपसे पूछ लेता तो क्या हो जाएगा, स्फेग्मोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फेग्मोमीटर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रक्त दाब का किससे मापते हैं, तो रुधिर दाब को किससे नापते हैं, तो स्फेग्मोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले की हम लोग बात करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 यहाँ तक फिनिश हो गया है। और अगर आप चीज़ों को अच्छे से तरीके से सीख रहे हैं तो मेरे हिसाब से चीज़ों को आपको बहुत समझ में आ रही होंगी, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, अच्छे से बहुत आपको मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया किसने, बड़े बहुत आसान प्रश्न दे दिया यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो यहाँ पर सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके उत्तर बताएंगे। जीव विज्ञान का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, नाम की बात हो रही है यहाँ पर। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, यहीं आपको गलत हो जाती है। जीव विज्ञान के खोजकर्ता की बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। चलो भाई समझ लेते हैं यहाँ पर। देखो अगर यहाँ पर हम बात करें किसकी, जीव विज्ञान के जनक की, तो जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। अगर यहाँ पर जनक ये हो जाएंगे तो फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, और यहाँ पर जीव विज्ञान जो नाम दिया था ये किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। तो जो साथी 27 का बी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। अब जो आपके ऑप्शन जो आए उनको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो डार्विन आया है। डार्विन की अगर बात करें, इन्होंने क्या दिया था, उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। कौन सा, उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। साथ में आप लोग कॉपी में नोट करते चलें। ठीक है, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। और अब एक आपके कौन बच जाते, लीनियस बच जाते। कौन, लीनियस। तो लीनियस ने आपका क्या किया था, अच्छे से आपको पता होगा, द्विनाम पद्धति दिया था। क्या नाम दिया था, द्विनाम पद्धति इन्होंने दी थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या है, चीज़ें याद रखनी है। ठीक, मैं फिर से बता दे रहा चाहता हूँ, जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। डार्विन ने उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, और लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है, समझ में आ गया। चारों को चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस यहाँ पे कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, और इसी तरीके से आप प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपकी बहुत मज़ा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, बस आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, बिना किसी के टेंशन के आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर करंट अफेयर की भी क्लास चल रही है, तो करंट अफेयर की क्लास जिन साथियों ने नहीं देखी है वो क्लास फिनिश होने के बाद करंट अफेयर की क्लास को जरूर देखें। ठीक, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर, अगला प्रश्न है प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। किसकी बात हो रही है, कार्बनिक यौगिक की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी, कार्बनिक यौगिक की। सभी का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए कि कौन सा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई डिस्कस जरा कर लेते हैं यहाँ पर। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पर आना चाहिए, जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं। और सभी लोगों का जो साथी, जो देखो कुछ ऐसे साथी हैं वो डेली कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा रिस्पांस भी करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक जो यौगिक है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा सर, इसका क्या हो जाएगा, जो साथी 28 का डी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो भी पॉइंट आया मैं साथ में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, चाहे मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊँ चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊँ, मेरा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें सीखनी है। ये नहीं करना कि टिक लगाया आगे बढ़ गया। मैं चाहता तो अब तक 100 प्रश्न आपके कंप्लीट करा देते, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होने वाला है भाई, जब तक एक एक प्रश्न अच्छे से आप नहीं समझोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो समझ लेते जरा यहाँ पर, देखो चीज़ें समझते हैं जरा। अब जरा सेलुलोज की बात हो रही है, सेलुलोज आखिर होता क्या है, कोई साथी कमेंट करके बताएगा सेलुलोज क्या होता है। ठीक है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे सेलुलोज क्या है। देखो इसकी अगर बात करें तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है ये, पॉलीमर है, एक तरीके का बहुलक है। अब देखो सेलुलोज की बात होती, जैसे आपकी जो देखा होगा दीमक जो होता है, ठीक है ना, दीमक समझते हो ना, दीमक जो आपकी कॉपी किताबें रखी होती हैं और आप समय से नहीं पढ़ते हो, साफ सफाई नहीं करते हो, तो वहाँ दीमक लग जाता है। तो दीमक जो होता है वो खाता क्या, सेलुलोज खाता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है, तो आपके ये कॉपी किताब जो होती हैं इनमें सभी में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब जो कॉपी किताब किससे बनती हैं, लकड़ी से बनती हैं, तो लकड़ी हो गई, रुई हो गया, कपास हो गया, इसमें सब में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। अगर आपके प्रश्न पूछ लेता है कि सेलुलोज किस में पाया जाता है, तो लकड़ी हो गया, रुई हो गया, कॉपी किताब हो गया, इनमें सभी में क्या है आपका सेलुलोज पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और ये सेलुलोज जो होता है ये एक तरीके की क्या है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक तरीके की प्रोटीन होती है। ठीक, जरा आप जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं इनको जरा समझ लेते हैं। ठीक, देखो
ग्लूकोज आपको अच्छे से याद होगा। यहाँ पर फ्रक्टोज की अगर बात करें, फ्रक्टोज कहाँ पर पाया जाता है, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे जिन साथियों को पता। और मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया हुआ, ऑनलाइन में भी बताया, फ्रक्टोज जितने भी आपके मीठे फल होते हैं उन सभी में फ्रक्टोज शर्करा आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आप लोग क्लास छोड़ के मत जाइएगा भाई। और सभी के पास में बहाने आ जाते हैं कि मेरा नेट खत्म हो रहा है, मेरा ये चीज़ें खत्म हो रही। भाई आप लोग पढ़ाई के लिए नेट बचा के रखिए ना। पता नहीं दिन भर ऐसा क्या आप लोग देखते रहते हो, नेट आपका चला जाता है। ठीक है ना, मुझे सोचो, मैं तो लाइव क्लास करवा रहा हूँ फिर भी आपका डाटा बचा के रखता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग ये सब बहाने मत बनाइएगा कि आप बहाने बनाइए। आप डाटा लीजिए, घर में मम्मी पापा होंगे उनसे आप वाईफाई लीजिए, लेकिन क्लास आप पूरी करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़े। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित किससे? फोटोवोल्टीय सेल पूछ रहा है, किससे समझ? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, फोटोवोल्टीय सेल। तो यहाँ पर मैं उत्तर बता दे देता हूँ। 29 का जो साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ लेते जरा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ आई है, क्या होता फोटोवोल्टीय सेल क्या होता है। यहाँ पर अगर इसकी बात करें, सौर ऊर्जा सेल और ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्त होती है वो सौर सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? जरा सम फोटोवोल्टिक क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी कौन सी सौर ऊर्जा सेल जो होती है वो क्या करती है, सीधे सीधे ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सौर ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत में बदलती है। किस में? विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, ये बदल देती है। इसी को क्या बोला जाता है? सौर फोटोवोल्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लेता है इसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1954 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका? सौर सेल का जो निर्माण कब हुआ था? 1954 में हुआ था। आपको ये भी साथ में पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अब देखो 30 प्रश्न आपके यहाँ पर हो गए हैं। अब बताएं इस तरीके की आगे क्लास में कंप्लीट करूं या आपको लग रहा है कि सर आप क्लास आप यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए और आज की क्लास ही इतनी काफ़ी है। आप लोग सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि सर आप इतनी क्लास को करिएगा कि क्या चीज़ आपको रखनी है। ठीक है, मेरा मतलब है कि आप चीज़ों को सीखें। अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, ज़रा समझ लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, और जहाँ से या तो ऐसा करेंगे जहाँ से मैं क्लास को ख़त्म करूँगा वहीं से क्लास को शुरुआत भी कर दूँगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहा है। कह रहा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यहाँ पर सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो जो साथी यहाँ पर 30 का क्या दे रहे हैं, देखो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका होता है? दूरी का होता है। किसका होता है? दूरी का। देखो दूरी ऑप्शन किस में दे रखा है? डी में दे रखा है खगोलीय दूरियों का। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कई सारे साथियों को डाउट रहता है कि सर ये किस में हमारे आएगा। भाई आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी आपका आएगा। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी आपका 60 नंबर का आने वाला है। तो आप ये क्लास समझ के ये ऐसा मत करिएगा कि सर ये पीटी में आएगा। ऐसा नहीं होता है। तैयारी जो होती है लगातार आपकी तैयारी चलती रहती है, तब आपके एग्जाम निकलने शुरू होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से 30 नंबर आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं और एक खगोलीय दूरी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया सभी साथियों को? अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बताओ, मैं और 40 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करा दूँगा आपके। ठीक है, 10 प्रश्न और कंप्लीट करा देता हूँ तो आपको और मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। मेरे हिसाब से आप कंप्लीट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी करवाएंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, 30 प्रश्न आपको समझ में आ गए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब भाई आपका मैथ शुरू हो गया है। तो आप लोग मैथ का नाम सुनते इतना डर क्यों जाते हो? मैथ जितनी आसान है उतना कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है। तो आपको चीज़ों को समझना है। एक एक प्रश्न अगर समझ लिया तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है, उसमें 18 जोड़ देने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल जो है वो 8 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो अब इस ऑप्शन, ये ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए, ये आपका नंबर सिस्टम का प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जब आपका आए एग्जाम में तो हमेशा ऑप्शन से करें। क्या करें? ऑप्शन से करें। इसको कैसे? देखो कह रहा अंकों का गुणनफल कितना? 8 है। जरा देख लेते हैं। कह रहा कि 4 और 2 इसका करोगे तो ये भी 8 आ जाएगा, इसका करोगे इसका भी 8 आ जाएगा, इसका भी, लेकिन 3 और 2 का करोगे ये नहीं आएगा। मतलब एक तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। और हो सकता है कि आप तुक्के लगा के चले जाओ, सी का ऑप्शन लगा दो,
तो भाई ये गलती है ना, आप थोड़ा सा सीखें, ठीक है। चलो ज़रा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कोई ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 18 जोड़ देते हैं तो वो संख्या कैसी हो जाती है, पलट जाती है। यही तो बोला जा रहा है। अब देखो अगर यहाँ पर 18 इसमें हम जोड़ देते हैं, समझना, अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 36 आना चाहिए, 36 आएगा यहाँ पर, 18 36 आएगा। क्या संख्या वो पलट रही है? तो आपका उत्तर आएगा सर यहाँ पर संख्या यानी कि 63 पहले होना चाहिए था, ठीक है। तो ये उत्तर कैसा हो गया, गलत हो गया। 18 देखो गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हम बात करते हैं 42 की, अगर यहाँ पर 42 है और 42 में आप अगर 18 जोड़ोगे क्या 24 आएगा? आप खुद सोचो इस बात के लिए। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। लेकिन जब आप, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जब आप 24, ये कितना लिखा, 24 लिखा है, और 24 में 18 जब आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 और 4 कितना हुआ, 12 हुआ, और 2 1 कितना, 3 और 4। देखो ये देखो संख्या बदल गई कि नहीं बदल गई? जब इसने जोड़ा तो कितना आ गया, 24 था, और संख्या बदल के क्या हो गई, 42 हो गई। यही तो बोला, अंक आपस में बदल जाते हैं। देखो 2 की जगह कितना आ गया, 4 आ गया, 4 की जगह कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से डी ऑप्शन आपका सही होगा। कितना समय लगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो आप मैथ से घबराएं नहीं, अच्छे से चीज़ों को करें, समझ के करोगे तो बहुत बेनिफिट आपको होगा। तो 31 का जो साथी डी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। चलो समझ लेते हैं जरा, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं चाह रहा हूँ कि 40 प्रश्न आपके कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। 32 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, लेकिन आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी है, ठीक है। 32 के लिए आप जरा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर 32 की बात कर रहे हैं। जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कौन सा प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समझते जरा ध्यान से, यहाँ पर एक एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे समझना है। देखो हमारे पास में यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, एक कस्बे में 5% जनसंख्या के किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। हमारे देखो जब भी आप परसेंटेज का प्रश्न सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या करें, हमेशा हर चीज़ को 100% मांगे। और आपने ऑफलाइन बैच में सर से पढ़ा भी होगा और ऑनलाइन में मुझसे पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, और बची जनसंख्या का 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे में कुल जनसंख्या इतनी है, जो कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी बाकी है, तो शुरुआत में कस्बे भी कुल संख्या, मतलब आपसे 100% की वैल्यू ये जानना चाह रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। थोड़ी सी जगह कम है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर जगह थोड़ी बच जाएगी आपकी, समझ लेते हैं। देखो क्या करना है, आपके पास में 2 तरीके हैं। 5% चला गया, कितना बचा, 95% बचा, ठीक है। अच्छा यहाँ से कितना चला गया, तो यहाँ से कितना चला गया, 8% चला गया, कितना बचा, 92% बचा। क्या करेंगे, हम टोटल निकाल लेंगे कि टोटल डिफरेंस कितना हो रहा है। तो यहाँ से 100 आएगा, कितना, 100 आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, कितना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल के कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा कितना, 87.4 आ जाएगा, कितना, 87.40 आ जाएगा। और 87.4 है इसके बराबर कर दोगे, 100 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से आप, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका दूसरा तरीका मैं बता दूं। क्या करना है, सबसे पहले नंबर 5% दे रखा है, तो 5% नहीं, 5% कमी हुई है तो 5 अगर घटाओगे 95 बचेगा। 8% दे रखा है, 8% की फिर से बची हुई संख्या 8%, तो 92 बचेगा। तो हम क्या करें, इन दोनों में कितना टोटल कमी कितनी % की हो रही है, तो टोटल जो निकल के आएगा, जितना भी टोटल आप निकालोगे उसी से माइनस कर देंगे। तो 12 पॉइंट कुछ इसका निकल के आएगा, 12 पॉइंट कुछ 60 निकल के आएगा, कितना इसका, इसको सॉल्व करोगे 12.60 निकल के आएगा। और वो जो निकल के आएगा उसी को कर लेंगे। जरा दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो दूसरा तरीका समझते हैं इसका। देखो करना क्या है, यहाँ पर जब आपको क्या करना है, एक देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्न करेंगे, यहाँ पर 5% की कमी हो रही है तो क्या करेंगे, 5% लिख लेंगे। जैसे आपको एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, सभी साथी यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्या फार्मूला है, देखो x + y साइन के साथ लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी यहाँ पर प्लस माइनस साइन होगा उसके साथ चलेंगे, और +-x/100 इससे सॉल्व कर लेंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। जरा समझ लेते, देखो क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू कितनी रखी, 5 दे रखी है। फिर से आपका माइनस में, क्योंकि माइनस बच रही संख्या तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो 40/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से इरेज कर देता हूँ भाई, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए दिक्कत हो रही है। -5 -8, ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 8 पंचे 40/100, ठीक है। इसको कट करेंगे, 2/5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -13
माइनस का 13 प्लस का 2/5, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे 13 × 5 = 65 माइनस का 63 है ना, 13 × 5 = 65 और ये माइनस का 2 करोगे ये आ जाएगा। और जब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, देखो आया कि नहीं, 12.6 आ गया। इतने परसेंट की क्या हो रही, कमी हो रही है। और जब 100 से आप इसको माइनस करोगे, 100 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका निकल के आएगा 87.40 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। और जब 40 आएगा तो करेंगे क्या भाई, देखो जितनी संख्या हमारे पास में दे रखी है, जितनी संख्या हमारे पास में दे रखी है उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करोगे, देखो देख लीजिए, 88,274 इंटू करेंगे 100 यहाँ पर, और कितना निकल के आया था 87.40। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 87 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर 88 दे रखा है। तो कहने का मतलब हमारा एक बार जाएगा, देखो 2 ऑप्शन तो पहले खत्म हो गए यहाँ पर, अब आपके 2 ऑप्शन बचे, इसके बाद भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें भेजें, इसका हम सही से सोल्यूशन आपको बता देंगे। यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए दिक्कत हो रही, लेकिन आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 102.01 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। अरे इतना आसान प्रश्न है, इसका सीधा सीधा कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से प्रश्न को आपको कर लेना है। ये तो आसान प्रश्न है, जो समझाने वाला होगा वो मैं समझा दूंगा। चलो भाई जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात किसकी होने जा रही है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 की बात करने जा रही है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। देखो यहाँ पर दे क्या रखा है, कह रहा है औसत बताओ। जो नंबर आपका दे रखा तो उसको क्या करेंगे, 3/4 कॉमा 5/8 कॉमा 7/12 और कॉमा 15/16 ये दे रखा है। तो क्या करें, हमें अगर वैसे हमारे पास नंबर दिया होता तो जैसे मान लो 3, 4, 5 दे दिया होता तो हम सभी नंबरों को जोड़ के जितने नंबर होते उसे डिवाइड कर देते, वही औसत निकल आता। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है। तो क्यों ना इस फ्रैक्शन को हटा दें। तो कैसे हटाओगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लो के एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 48 क्या है, 3/4 जब इसका करेंगे तो 4, जब इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, इसी चीज़ को सॉल्व करोगे ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे कैसे, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो 4, 8, 12 का 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। अब जैसे ही आपने क्या करो, 4 का देखो जो संख्या नीचे दे रखा है इसका इसमें डिवाइड करो और 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 16 48 कितना आ जाएगा, नहीं 12 चौक 48 और 12 3 36, ये आ जाएगा 36। मतलब पहली संख्या की वैल्यू कितनी आई, 36 आ गई। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे, देखो 8 का फिर से भाग करेंगे 48 में तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 और 6 आया 6 पंचे 30, 30 कर देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 12 का भाग इसमें देंगे, 12 चौक 48 और 7 तो 4 आया था, 7 चौक 28 तो यहाँ से 28 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इधर कर लेते हैं हम, यहाँ पर 28 आ गया, 1 बचा है। 16 3 48 और 15 3 45 तो ये आ जाएगा इतना, इतना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 4 और 48 तो आपका रहेगा। 48 का यहाँ पर क्या कर दो, 48 का यहाँ पर 48 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो पूरा मत सॉल्व करो, पूरा मत सॉल्व करो, 48 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो। 8 चौको 32 का 2 हाथ लगा 3, 4 चौको 16 और 16 और 3 कितना हुआ 19। देखो 192 ऑप्शन में किस में दे रखा, नीचे इसी में दे रखा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना, और नहीं चाहो तो आप बेसिक तरीके से अपना तरीका भी लगा सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही तरीका लगाओ, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लिखा 8.3 × 10⁻⁶ के बराबर है। अब देखो समझ लो, यहाँ पर जैसे इसको ऐसे लिखेंगे 8.13 × 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ से अगर हटाओगे भाई इसी तरीके से 2 जीरो कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो 4 जीरो किस में, 1 2 3 4, 4 जीरो देखो किस में, इसमें देखो 3 जीरो, ऑप्शन खत्म। इसमें कितने 3 जीरो, इसमें ऑप्शन खत्म। अब इसमें कितना देखो, ये 831 दे रखा थी तो पहली खत्म है, एक ही ऑप्शन बचेगा डी आपका। ठीक है, इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, 35 प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं हिंदी पे।
ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं टॉपिक बाय हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, संधि के अलग करा दूंगा, मुहावरे के अलग, इस तरीके से मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है भाई, सभी लोग इसका उत्तर दे देंगे। गोदान किसकी रचना है? आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई। क्या बात हो गया भाई, इतने सारे कम साथी लोग क्यों हो रहे हैं? क्या पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा आपको? क्या आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है? अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो भाई हमें पढ़ाने में कैसे मज़ा आएगा? सोचो, मैं इतनी देर से लगातार आपको चीज़ें लगातार मैं आपकी चीज़ें से डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा गला भी सूखने लगा, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो गोदान किसकी उत्तर हो जाएगा? जो साथी 36 का ए उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। 36 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, तो अब जैसे आपको याद होना चाहिए, गोदान के साथ साथ में अगर बात करें कौन कौन प्रेमचंद की रचना हो जाएंगी, तो आपको अच्छे से याद होगा कौन कौन सी हो जाएगा। निर्मला हो जाएगा, गबन हो जाएगा, रंगभूमि हो जाएगा, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और अब समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा डिस्कस कर देता। ठीक, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। बहुत दिनों बाद दिखना, इतना तो आसान प्रश्न है भाई, ये तो सभी लोग इसका उत्तर दे दोगे। क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना। ठीक है, अब देखो जो पॉइंट आए, कोसों दूर होना, कोसों दूर का मतलब होता है बहुत अलग होना। गुदड़ी का लाल होना, तो गुदड़ी का लाल क्या हो जाएगा? गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, गुदड़ी का लाल होना, जैसे मान लो क्या हुआ कि आप मान लो कि गरीब घर में आपने जन्म लिया है, लेकिन आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, आपके अंदर सब स्किल्स हैं, तो क्या बोला? गुदड़ी का लाल होना। ठीक है, तब अब होना, तब अब होना का मतलब क्या होगा? मरने के करीब होना। तब अब होना मतलब मरने के करीब होना। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। चलो थोड़े 2-3 प्रश्न बचे हैं, 40 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे, ज़्यादा आपका नहीं करवाएंगे, फिर मैं जो भी बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते भाई। क्वेश्चन नंबर 38, विकल्प में सही वाक्य का पहचानिए। क्या बोला? सही वाक्य आपको पहचानना। क्या करा है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ठीक है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? नहीं, इसकी 38 की अगर बात करेंगे, हाँ यही सही हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा। गुण है, ईमानदारी क्या है भाई? क्वालिटी है, लक्षण थोड़ा ना है भाई। ठीक है, लक्षण नहीं होगा, ना आचरण होगा, ना व्यवहार होगा। ठीक है, क्या है? एक क्वालिटी है। ईमानदारी क्या क्वालिटी है उसकी? ठीक है, प्रॉपर्टी है। चलो 38 का डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। 40 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है ना, सही रहेगा। 40 प्रश्न आज कंप्लीट करवाते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे। अनिल और अनिल, क्योंकि मेरा भी गला सूखने लगा, उतनी देर से लगातार 1.25 घंटे से क्लास में ले रहा हूँ, तो गला मेरा भी सूखने। देखो ऑफलाइन पढ़ाने में क्या होता, आप सामने डिस्कस भी हो जाता चीज़ें, लेकिन यहाँ लगातार मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कोई आसपास मेरे पास नहीं है, यहाँ कूलर भी मैंने बंद कर रखा है, फ़ैन भी ऑफ कर रखा है, ताकि आपको आवाज़ क्लियर मेरी सुनाई पड़े। और आप क्या करते हो कि मेरे मेहनत को ना देखते हुए क्लास को शेयर नहीं करते हो। मैं देखता हूँ बाद में क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हो। अनिल और अनिल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा हो जाएगा? एक बार जरा इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे जरा फिर। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? देखो अनिल की बात क्या होती है? अनिल का मतलब क्या होता है? वायु होता है। देखो वायु आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अनिल का एक का मतलब वायु होता है और अनिल का मतलब अग्नि होता है। ठीक है, चलो ठीक समझ में आ गया, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग पहुँच गए हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है। करक पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं आपसे पूछ रहा है, पक्षी जो होता है आपको उत्तर बताना। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो पक्षी अगर बात करें तो आपके पक्षी को पता होगा तभी तो कर पाओगे। पक्षी को देखो अंडज भी बोलते हैं, खग भी बोलते हैं, नभचर भी बोलते हैं, लेकिन पंकज नहीं बोलते हैं। क्या? पंकज पर्यायवाची नहीं होता। अब बात होती है पंकज आकर किसका है, तो पंकज किसका होता है? कमल का होता है। किसका होता है? कमल का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है अच्छे से। अगर आपने कॉपी में चीज़ें नोट करी हैं, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका कोई ना कोई प्रश्न आपको इसी तरीके से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है, अगर पूरी तरीके से स्पष्ट है, अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो आप अच्छे से चीज़ों को बता सकते हैं कि सर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है। आप ऑफलाइन कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जितना आप लोग कमेंट करते हो उतना मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई मेरी क्लास इतनी अच्छी, बच्चे लोग धीरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अंत में
जिन साथियों ने मेरी क्लास को नहीं देखा वो प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लेंगे। इसके साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर अगर विजिट किए हैं, तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरीके से डेली अपडेट पाने के लिए, डेली अच्छी क्लासेस लेने के लिए, आप फ्री ऑफ पढ़ने के लिए आप यहाँ से क्या करते हैं, क्लासेस को डाउनलोड भी करके आप क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और व्हाट्सअप हो गया, और टेलीग्राम हो गया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।